सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल की। बट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अब तक हम क्या कर चुके हैं। अब तक हम प्रोडक्शन फंक्शन की अब तक की वीडियोस में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कवर कर चुके हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर में हम देखते हैं कि आउटपुट का रिस्पॉन्स कैसे होगा जब थोड़े से फैक्टर्स वेरिएबल होंगे और कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे। जब ऐसे हम फैक्टर्स फिक्स्ड और वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे तो आउटपुट का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये हम देखते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर में, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब हमें देखना है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल टेल्स अस कि अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ, सबसे पहले तो ये कहां वर्क करता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वर्क करता है। जब सारे फैक्टर्स को हम वेरिएबल कर देते हैं तब आउटपुट का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये हमें कौन बताता है, रिटर्न्स टू स्केल बताता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं। इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। ऑल फैक्टर्स मतलब ऑल इनपुट्स जब चेंज हों, जब सारी फैक्टर्स वेरिएबल हों, तब क्या रिस्पॉन्स होगा आउटपुट का। एंड ऑल्सो एक और कंडीशन है, चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन का क्या मतलब है, इस जो दो वर्ड्स हैं ये, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लॉ को समझने के लिए। इसको भी हम अब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले फंक्शन की ओर ध्यान देते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन जिसमें दो इनपुट्स वेरिएबल हों और जो दे आर चेंजिंग बाय द सेम रेशियो, बाय द सेम प्रपोर्शन, बाय द सेम प्रपोर्शन। यहां पर दो एम क्या डिनोट कर रहे हैं कि दे आर चेंजिंग बाय द सेम प्रपोर्शन, वेयर एल इज इक्वल्स टू लेबर एंड के इज इक्वल्स टू कैपिटल। अब डिटेल में देखते हैं टेबल और ग्राफ की मदद से कि रिटर्न्स टू फैक्टर क्या कहना चाहता है। सो नाउ हैव अ लुक एट थ्री फेज एनालिसिस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसको सबसे पहले टेबल की फॉर्म में समझेंगे और फिर देखेंगे कि ग्राफिकली हमें क्या समझाना चाहता है। जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था और ऐसे टेबल की मदद से उसको समझने की कोशिश की थी, तब आपने नोटिस किया था कि हमने यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जैसी चीजें कैलकुलेट की थी। बट इसमें आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स को डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले देखो कि जो दोनों दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों ही क्या है, वेरिएबल हैं। एज वी नो कि रिटर्न्स टू स्केल में, और जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल हैं। कोई भी जो फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कोई भी, वो फिक्स्ड नहीं है, दोनों वेरिएबल हैं। तो दोनों चेंज हो रहे हैं। बट हमने डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी कि जो चेंज आना चाहिए वो सेम प्रपोर्शन से आना चाहिए। दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आना चाहिए वो सेम प्रपोर्शन से आना चाहिए। तो देखो, जब 1 से 2 हो रहा है यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और जब यूनिट्स ऑफ लेबर 2 से 4 हो रहे हैं, तो दोनों में जो चेंज है वो 100% का चेंज है। ठीक है। सिमिलरली जब 2 से 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा है और जब यूनिट्स ऑफ लेबर 4 से 6 हो रहा है, तो जो चेंज है वो 50% का चेंज है। कितना चेंज है? 50% का। तो जो चेंज है वो कांस्टेंट है। देखो, यूनिट ऑफ कैपिटल और यूनिट ऑफ लेबर जब दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों 100% से चेंज हो रहे हैं। और दोबारा जब चेंज हो रहे हैं, जब यूनिट ऑफ कैपिटल 2 से 3 हो रहा है और जब यूनिट ऑफ लेबर 4 से 6 हो रहा है, तो फिर ये सेम प्रपोर्शन से चेंज हो रहे हैं, दैट इज 50। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कैसे चेंज, कितना चेंज आ रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज हो रहे हैं तो कितना चेंज आ रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हमको। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज इनटू 100। अब फाइनल चेंज क्या है? देखो, जब फाइनली वो चेंज हुआ तो 1 से 2 हुआ, तो फाइनल चेंज इज 2 माइनस इनिशियल चेंज इज 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज दैट इज 1 इनटू 100। 2 minus 1 is 1, 1 by 1 into 100, तो चेंज कितना हुआ? 100% का। ऐसे ही सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ इट कि कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, और यू हैव टू मेक श्योर कि जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मूविंग अहेड, इतना तो आपको समझ आ गया कि दो इनपुट्स हैं, दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज आ रहा है। अब हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब आप दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही। ठीक है। अब जो चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्ट में, जैसे 10 से 30 हुआ तो 200% का चेंज है।
जब 30 से 60 हुआ तो 100% का चेंज है। सिमिलरली हमने अगले कॉलम में हम देख सकते हैं कि हमने मेंशन किया है जो टोटल प्रोडक्ट में परसेंटेज चेंज आ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, वो कितना है। सबसे पहले 200, फिर 100% का, फिर 33 का, फिर 25 का। ठीक है, अब हम अपनी फाइनल स्टेज पे हैं इसको समझने के लिए। तो यू कैन सी कि अब हमें कंपेयर करना है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में परसेंटेज चेंज आ रहा था और जो टोटल प्रोडक्ट में परसेंटेज चेंज आ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो जब चेंज इन परसेंटेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 100 था तो जो टोटल प्रोडक्ट में परसेंटेज चेंज आया दैट वाज 200। सिमिलरली जब यहाँ पर 50% चेंज आया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 100% चेंज आया। तो जब तक ये चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ज्यादा होगा, जब ज्यादा परसेंटेज चेंज आ रहा होगा इन टोटल प्रोडक्ट एज कंपेयर टू चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। एज सिंपल एज दैट। अब जब जितना चेंज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज टोटल प्रोडक्ट में आ रहा है, जैसे कि 33 25% चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब जब चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज 20 और चेंज इन फैक्टर ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज 10, तो देखो यहां पर तो 20% से चेंज आया, हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किए 20% से किए, बट जो टोटल प्रोडक्ट में परसेंटेज चेंज आया वो कम आया, 10 आया, तो हम कह सकते हैं दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एक बार फिर जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं, दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज जो आया है अगर तो वो ज्यादा है और जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया है वो कम है, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर सेम है तो कांस्टेंट रिटर्न्स। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज आया है वो है कम एज कंपेयर टू टोटल प्रोडक्ट में जो परसेंटेज चेंज आया है, तो हम कहेंगे दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर आपको अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो आप प्लीज रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सबसे पहली बार समझने में। अब हम देखते हैं ग्राफ्स को। तो हमारे पास 3 ग्राफ हैं। पहला ग्राफ शो कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब आपको समझ आ चुका है तो देखते हैं। देखो जब 10% चेंज, देखो सबसे पहले तो जगह नहीं थी इसलिए मैं डिनोट नहीं कर पाया, तो ये जो हम एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है दैट इज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो वाई एक्सिस पे ये मेजर किया गया है दैट इज परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। दिस इज परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और जो यहां पे मेंशन किया गया है दैट इज परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अगर आपको ये समझ आ गया तभी आपको ग्राफ समझ आएगा। अब आप देखो परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना है। जब 10% फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया तो जो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट आया दैट वाज 15%। तो यू कैन क्लियरली सी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। दोबारा जब यहाँ पर 15% चेंज किया गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया दैट वाज 25%। क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। फिर क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, और एक टेक्निक और है जो मैं आपको बताऊंगा जब हम तीनों कवर कर लेंगे कि आप सिर्फ ग्राफ को देखते ही आप कैसे बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स है या कांस्टेंट रिटर्न्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स में। देखो ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, दैट मींस कि जो चेंज आ रहा है एक्स एक्सिस पे वही चेंज आ रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो जब चेंज आया 10% का तो यहाँ भी चेंज कितना है, 10% का है। जब यहाँ पर 20% का चेंज आया तो यहाँ भी 20% का चेंज है। दैट मींस वी कैन से दैट दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एंड एट लास्ट जब चेंज आया 15% का इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तब टोटल प्रोडक्ट में जो परसेंटेज चेंज था वो आया 10% का।
और जब यहाँ पर 25% का आया, यहाँ पे आया 16.5% का। सो वी कैन से दैट दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थ्री फेज एनालिसिस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब जो टेक्निक है वो क्या है, देखो अगर तो एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, अगर एंगल 45 डिग्री का बन रहा है दैट मीन्स दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। 45 डिग्री का मतलब होता है कि जो चेंज एक्स एक्सिस पे आ रहा है वही चेंज वाई एक्सिस पे भी आ रहा है। अब अगर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने हैं तो जो एंगल यहां पर बन रहा होगा दैट वुड बी मोर देन 45 डिग्री। अगर एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे। और अगर जो एंगल है वो 45 डिग्री से कम आ रहा है दैट मींस दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो अब आप इसको दोबारा देखिए अगर आपको समझ नहीं आया। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आफ्टर लर्निंग ऑल द फेजेस, ऑल द थ्री फेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, नाउ इट्स टाइम कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब एक कंपनी अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। देखो जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर रहे थे तब हमने देखा था कि कैसे जब हम सिर्फ अपनी लेबर बढ़ा रहे थे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था। दैट मीन्स कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो कम हो रही थी। दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट कम हो रही थी। ये हमने कहाँ देखा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब जब हमने रिटर्न्स टू स्केल किया, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को जब हमने देखा तब भी हमने ये देखा कि जब हम एक जब वेरिएबल इनपुट्स को जब हम इंक्रीज कर रहे थे तो जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं सबसे पहले हमें, तो जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे उसका मतलब भी यही है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो रही है, ठीक है। जब जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, डजेंट मैटर कि वो शॉर्ट पीरियड में मिल रहे हैं, लॉन्ग पीरियड में मिल रहे हैं, हमेशा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज कॉस्ट कम होगी ही होगी। तो एवरेज कॉस्ट कम होगी, इसी को क्या कहते हैं हम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। कॉस्ट एडवांटेज जो एक फर्म को मिलता है व्हेन इट इंक्रीजेस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण कॉस्ट कम होती है। उन्हीं फैक्टर्स को हमने अभी समझना है। तो ब्रॉडली हम इसको इंटरनल और एक्सटर्नल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ तो है इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एक फर्म को मिल रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो खुद ग्रो कर रही है और किसी फर्म को उसके कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी फर्म को मिलेंगे क्योंकि वो अपना जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर रही है। तो सिर्फ उसे क्यों फैक्टर्स मिलेंगे, ऑब्वियसली उसी को बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑब्वियसली किसी और फर्म को तो नहीं मिलेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब है कि जब एक कंपनी ग्रो नहीं कर रही, पूरी इंडस्ट्री, दैट कंसंट्रेशन ऑफ फर्म्स इन एन एरिया, वो ग्रो कर रही है, पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तब एक फर्म को नहीं बट कि सब फर्म्स को कुछ ना कुछ, सब फर्म्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं। सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमीज को समझते हैं कि जब एक कंपनी अपने लेवल पर सिर्फ खुद स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों कॉस्ट कम होती है, क्यों एवरेज कॉस्ट कम होती है, उनको देखने जा रहे हैं, उन फैक्टर्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लेबर इकोनॉमीज और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जब इतनी बड़ी फर्म होगी तो क्या होगा, आप लेबर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, लेबर को डिवाइड कर सकते हो कुछ ग्रुप्स में, जिसको क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन। मतलब एक ग्रुप सिर्फ एक काइंड ऑफ काम ही करेगा, उसी को वो बार बार करेगा। और जब एक लेबर एक काइंड ऑफ वर्क को, वन काइंड ऑफ वर्क को वो बार बार करेगा, रिपीटेडली करेगा, तो उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उसमें। अब वो उस काम को बहुत कम टाइम में कर सकता है, वो अपना टाइम बचा सकता है, एफिशिएंटली कर सकता है और अच्छे से कर सकता है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकता है। इसी को क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। देखो अगर मुझे एक काम बहुत अच्छे से आता है बट आप मुझे वो काम तो कम टाइम करने देते हो बट दूसरे कामों में भी लगाई रखते हो,
तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। पर जिस काम में मैं मेरी स्पेशलाइजेशन है, अगर मैं उसी काम को करूँगा तो मैं एफिशिएंटली कर पाऊँगा, कम टाइम में कर पाऊँगा, अच्छा प्रोडक्ट बना पाऊँगा। तो ये जो फ़ायदा है, ये सिर्फ़ आपको कहाँ मिलता है, जब आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हो। ये सिर्फ़ आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, लेबर इकोनॉमीज और स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद है सेकंड, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। लिंक्ड प्रोसेस का मतलब है कि अगर आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, क्या है स्केल, क्या क्या मतलब है, स्केल का मतलब है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। दैट मीन्स आप लेबर भी बढ़ा रहे हो, मशीनरी भी बढ़ा रहे हो, सब कुछ आप बढ़ा रहे हो। तो क्या होगा कि अब आप अपनी जो लैंड है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। तो क्या आप, जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस ही करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी भी आपके पास है, स्टोरेज का फैसिलिटी भी आपके पास है। तो आपको किसी और फर्म्स पे, किसी और इंडस्ट्री पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सभी काम आप खुद ही कर सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। जो ये लिंक्ड प्रोसेसेस हैं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो जो एक्टिविटीज करनी है वो आप खुद कर सकते हो। इवन दो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर सकते हो, तो आपको जो कमीशन आप किसी और को देते वो आपका बच रहा है। तो ये बेनिफिट भी आपको तभी मिलता है जब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप स्केल इंक्रीज करते हो कंपनी का। तो दैट वाज इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस। अब इकोनॉमीज ऑफ द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट, मतलब जब एक बड़ी कंपनी काम करेगी तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, ठीक है। अब अगर आप छोटी कंपनी हो तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो कम है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो आपका वेस्ट ही जा रहा है। बट अगर इफ यू आर अ बिग फर्म, तो आप जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज करके आप किसी और अपनी फर्म में लगाओगे, वहां से आप और प्रॉफिट जनरेट करोगे, तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट नहीं हो रहा, उससे भी आप रेवेन्यू कमा रहे हो। तो यही फायदा किसका है, इकोनॉमीज, यही फायदा है स्केल को बढ़ाने का। क्या फायदा है, इकोनॉमीज ऑफ द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद है इन्वेंटरी इकोनॉमीज। इन्वेंटरी का मतलब जब आप अपना रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हो काफी टाइम के लिए। तो लेट सपोज के फसलें खराब हो गई ड्यू टू बैड वेदर, किसी भी सीजन में बैड वेदर के कारण फसलें खराब हो गई, तो अब क्या आप रॉ मटेरियल के लिए बैठे रहोगे, नहीं। अगर आप एक बिग फर्म हो तो आप रॉ मटेरियल स्टोर करके रखोगे, ऑलरेडी आपके पास स्टोरेज मिल्स होंगी तो आप स्टोर करके रखोगे। तो अगर बैड वेदर भी आ जाए तो आप बैठे नहीं रहोगे, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपने बहुत सारा स्टोर करके रखा है ऑलरेडी। तो आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिसरप्ट नहीं होगी। तो ये भी फायदा इसका है, स्केल को बढ़ाने का है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप अपनी फर्म को प्रोवाइड कर सकते हो, खुद की स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है आपके प्रोडक्ट को, तो यू कैन स्टोर दैट प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी है। तो आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, या आपको अपना सामान कम दाम में बेचने की जरूरत नहीं है, आपको लॉस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको, आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, आप अच्छा प्रॉफिट बाद में कमा लोगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वन ऑफ द बेनिफिट है। उसके बाद है मैनेजरियल इकोनॉमीज, मतलब आप अच्छा टैलेंट अपनी कंपनी में रिक्रूट कर सकते हो, मैनेजर्स अच्छे से अच्छे रख सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग कर सकते हो। एक मैनेजर को हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर बिठा सकते हो, जिससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर मेक श्योर करेगा कि आप उस डिपार्टमेंट का जो काम है वो बहुत एफिशिएंसी से हो रहा है, बहुत स्पेशलाइजेशन से हो रहा है। तो ये भी आपको कहाँ बेनिफिट मिलता है, जब आप लॉन्ग पीरियड में अपना स्केल का कंपनी का इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो। उसके बाद है पेक्यूनियरी इकोनॉमीज। देखो इसका मतलब है जब आप बड़ी कंपनी हो, आपने स्केल इंक्रीज कर लिया है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो आप बल्क में रॉ मटेरियल खरीदोगे। इसमें बल्क में रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आपको जो प्राइस है वो कम मिलेगा, और एज कंपेयर टू कोई छोटी फर्म है जो जो अभी इतना सामान नहीं खरीद रही है, तो उसको जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बट अगर आप बल्क में खरीदोगे तो आपको बहुत कम प्राइस मिलेगा एज कंपेयर टू अदर फर्म्स, अदर शॉर्ट फर्म्स। तो ये भी किसका फायदा है, पेकेनरी। ऑल्सो अगर आप
ये भी किसका फायदा है, सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। मतलब जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अपना स्केल बढ़ा रहे हो, ठीक है। ऑल्सो अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे, आप बड़ा लोन लेने जाओगे ऑब्वियसली, तो आपको जो टैक्स कंसेशन हैं वो मिलेंगे आपको, और बहुत सारे रेवेन्यू जो आपका आप बचा सकोगे। तो दीज आर ऑल द इंटरनल इकोनॉमीज। मतलब जब एक फर्म अपने खुद की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको, उसका जो स्केल है वो इंक्रीज कर रही है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब है कि जब एक इंडस्ट्री कंसंट्रेशन ऑफ फर्म्स इंक्रीज कर रही है, आप अकेले इंक्रीज नहीं कर रहे, वो इंडस्ट्री इंक्रीज कर रही है ऑलरेडी। डजेंट मैटर आप क्या कहते हैं अपना स्केल इंक्रीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रही है तो भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। उसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहा जाता है। सबसे पहले है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर एक एरिया में बहुत सारी फर्म्स खुल जाएंगी, देखो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जब सेम टाइप ऑफ फर्म्स एक जगह पे बहुत सारी सेम टाइप ऑफ फर्म्स खुल रही हैं, उसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री कहा जाता है। तो अगर एक एरिया में बहुत सारी फर्म्स हैं तो आपको कुछ फायदे मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस एरिया में अगर बहुत सारी सेम टाइप ऑफ फर्म्स हैं तो अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कोई इंक्रीज कर रहा है तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी। उस एरिया में आपको अच्छा लेबर मिलेगा, स्किल्ड लेबर मिलेगा। लोग कहेंगे, लोग चाहेंगे कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो उस कैरियर में, उस करियर में एंगेज होना चाहेंगे, वो अपने आप को स्किल्ड करेंगे, तो आपको मेरिट के बेस्ड पे अच्छा लेबर मिलेगा। तो ये जो फायदे मिलते हैं ये आपको इसलिए मिलते हैं जब इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन में मिलते हैं, मतलब जब इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो करती है। उसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी, अगर एक एरिया में एक इंडस्ट्री है तो आपको जो इंफॉर्मेशन है, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, सब इंफॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। अगर आप सोचिए कि एक कंट्री में आप एक तरह की ओनली फर्म है तो क्या आपको कोई टेक्नोलॉजी का पता लगेगा? अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, क्या उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। बट अगर अच्छी कंपनी बहुत सारी सॉरी अच्छी एक पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होगा, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स होंगे, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आएगी, आप भी ग्रो करोगे। तो ये जो कुछ फायदे आपको, ये दूसरा फायदा जो आपको मिलता है जब एक इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो करती है। देखो इसमें एक चीज देखने वाली है कि सिर्फ एक फर्म को बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें इसमें सब फर्म्स को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ग्रो करोगे, एक इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आपको भी कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगर एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है एक एरिया में तो उसमें डिसइंटीग्रेशन करना पॉसिबल है। मतलब फर्म्स एक दूसरे के साथ डिसाइड कर सकती हैं कि ये वाला काम हम करेंगे, ये वाला स्पेशलाइजेशन वाला काम हम करेंगे, उसके बाद ये वाला काम में हम स्पेशलाइजेशन करेंगे। जैसे कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो स्पिनिंग, वीविंग, और कोई इंडस्ट्री चाहे कोई फर्म चाहे तो वो डाइंग का काम कर सकती है, कोई वीविंग का करेगी, कोई स्पिनिंग का करेगी। तो ऐसे जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी और जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छा बनकर आएगा। और ऐसा नहीं है कि देखो एक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, तो होता है हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन और एक होता है वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन मतलब कि सभी एक टाइप का काम कर रहे हैं, सभी स्पिनिंग करने लग गए हैं, ठीक है। बट वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जब कोई स्पिनिंग का काम कर रहा है, कोई वीविंग का कर रहा है, कोई डाइंग का कर रहा है, ठीक है, कोई डाई कर रहा है, तो ऐसे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, आप जो ओवरऑल प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे आपको फायदा होने वाला है। तो ये थे कि जब एक इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो करती है तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इन सबको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाली स्टेज के बाद अगर आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीज करते जा रहे हो
तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो स्टेज मिलेगी दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये हमने देखा था जब हम 3 फेज एनालिसिस कर रहे थे कि हमें कौन सी स्टेज मिलती है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलती है। दैट मीन्स अब जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ने लग गई है। अगर अब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके कारण जो ये कॉस्ट डिसएडवांटेज है इसको हम क्या कहते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए? तो इसमें सबसे पहले ब्रॉडली 2 फैक्टर्स हैं, इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। इंटरनल डिसएडवांटेजेस वो वाले हैं जो एक फर्म को इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है आफ्टर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाली स्टेज के बाद। तो ये सिर्फ उसी फर्म को होंगे और फर्म्स इससे डिसइफेक्टेड रहेंगी। सबसे पहले अनवाइडली मैनेजमेंट। अनवाइडली मैनेजमेंट मतलब अब मैनेजमेंट करना उस कंपनी का डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि इतनी जो स्केल जो उस फर्म का है वो इतना इंक्रीज हो गया है कि मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो गया है। उसके बाद है टेक्निकल डिफिकल्टीज, मतलब अब टेक्नोलॉजी भी एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है, वो भी आपको बेनिफिट नहीं कर रही क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है उसको बढ़ा सकती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपको दे सकती है। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी अपने हाथ खड़े कर देती है क्योंकि उस पर भी अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब वो भी आपका हेल्प करना बंद कर देती है क्योंकि आपका जो स्केल है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो दैट वाज टेक्निकल डिफिकल्टीज। अब एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की बात करें तो जब इंडस्ट्री अपना स्केल इतना बढ़ा देती है कि इतनी फर्म्स हो जाती हैं उस इंडस्ट्री में कि जो आपको डिसएडवांटेज मिलने लग जाते हैं, सिर्फ आपको नहीं सारी फर्म्स को वो डिसएडवांटेज झेलने पड़ते हैं। ठीक है, यही फर्क है इंटरनल डिसइकोनॉमीज में और एक्सटर्नल। इंटरनल में सिर्फ ओनली यू आर सफरिंग बट इन एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज एवरी फर्म इज सफरिंग। क्यों, कौन से रीजन है? देखो, अगर इतनी फर्म्स हो जाएंगी तो जो कॉस्ट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब हर फर्म को रॉ मटेरियल चाहिए, हर फर्म को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी चाहिए। तो इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, जो प्रोडक्शन है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जो इंडस्ट्री एज अ होल जब अपना स्केल इतना बढ़ा ले तो आपको झेलने पड़ते हैं। उसके बाद है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वाली स्टेज। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में मिडल में आने वाली स्टेज है जिसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, जब इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल खुद को बैलेंस कर लेती हैं। मतलब कुछ एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं अभी भी और उस डिसएडवांटेजेस आपको जो मिलने अभी स्टार्ट हुए हैं वो एडवांटेजेस उन डिसएडवांटेजेस को काउंटर कर लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो कुछ टाइम के लिए उस टाइम पे जब बैलेंस हो रहा है इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का तो आपको कांस्टेंट रिटर्न्स वाली स्टेज मिलेगी। बट जब डिसएडवांटेजेस इतने बढ़ जाएंगे कि वो एडवांटेजेस को पीछे छोड़ देंगे तब आपको ये स्टेज मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और आपको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने लग जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो एट लास्ट अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं दिस प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर को, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो देयर आर 4 डिफरेंस। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम शॉर्ट पीरियड को स्टडी करते हैं, शॉर्ट पीरियड में जब हम रिटर्न्स टू फैक्टर को स्टडी करते हैं तब जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होता है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसमें जब हम इसको स्टडी करते हैं रिटर्न्स टू स्केल को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब तब हम लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल फैक्टर हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, जब हम रिटर्न्स टू फैक्टर को पढ़ते हैं तब क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर होते हैं।
सो सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, सम आर फिक्स्ड। बट जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तब ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। थर्ड है चेंज। मेन चेंज कैसे आता है, देखो इसमें जब चेंज आता है तब उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट के बेस पर डिटरमाइन करते हैं चेंज को। बट जब शॉर्ट पीरियड में रिटर्न्स टू फैक्टर जब पढ़ते हैं तब जो चेंज आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। बट जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं तब जो चेंज आता है वो कैसे आता है, सेम प्रपोर्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज है उसको कैसे देखते हैं, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं। और जो परसेंटेज चेंज है वो वेरिएबल फैक्टर्स में जो चेंज आ रहा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, सेम प्रपोर्शन से चेंज आना चाहिए। फिर हम उनको कंपेयर करते हैं किसके साथ, टोटल प्रोडक्ट के साथ। ओके, उसके बाद है मेन कॉज। मेन कॉज क्या है दोनों का, कि जो चेंज अगर आ रहा है तो उसका कारण क्या है, ठीक है, क्यों टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं तो जो मेन कॉज है वो है कि हमने जो फिक्स्ड फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है उनमें उनके जो कोऑर्डिनेशन था उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर था 1, फिक्स्ड फैक्टर अगली बार भी 1 ही रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। बट जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो पहले 1 था तो अब वो 2 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन जो हमने चेंज कर दिया, इसके कारण जो चेंज है टोटल प्रोडक्ट में वो आ रहा होता है। और अगर हम बात करें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, जब हम रिटर्न्स टू स्केल को पढ़ते हैं तो जो चेंज आता है वो क्यों आता है, बिकॉज वी इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए चेंज आ रहा होता है जब हम रिटर्न्स टू स्केल को पढ़ते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर।